Hello students, this is Lalit Kara. In today's video, we shall have a talk about gerund. Uh, Let me tell you, this is the second video in our series of non-finites. इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी इन्फिनिटिव्स पर. ओके, तो ये वीडियो जेरंड को लेकर के है. लेट्स मूव ऑन. हम देखते हैं कि जेरंड क्या होता है एंड how do we use that in a sentence and how we form a gerund. Okay, as we know, non-finites these are verbs. Okay, but उनके पास जो force होता है वो एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच का होता है. तो अभी हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. व्हाट द डेफिनेशन सेज. This definition is from the Wren and Martin High School Grammar. A gerund is that form of verb. Okay, a gerund is that form of verb which ends in ing. Well, it's a form of verb. Okay, like this, reading. It is ending in ing. Okay, means if we add ing to a verb, it becomes gerund. ठीक, बट एट द सेम टाइम वी हैव सीन, हमने देखा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रोग्रेसिव टेंस में मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है. वेल, इनके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे बिकॉज इसमें हम सिर्फ जेरंड के बारे में बात करते हैं. इन दिस वेरी सीरीज वी हैव ऑल्सो अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, ताकि हम इनको अलग से कंपेयर कर सकें. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेरंड के बारे में. सो व्हाट डज इट सेज. डेफिनेशन सेज कि जेरंड एक वर्ब है जो आईएनजी में एंड होती है. ओके, वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो इट बिकम्स जेरंड. लाइक रीड बिकम्स रीडिंग. सिमिलरली वॉक बिकम वॉकिंग एंड कम becomes coming. तो लेट्स हैव few examples. My favorite pastime is reading. Okay, so the word reading is a gerund here. It is not functioning like a verb. आप देख सकते हैं कि वो बताता है कि वो नाउन और वर्ब दोनों का फोर्स होता है उसके ऊपर. तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, देन वी शैल डिस्कस कि ये क्या बात कर रहा है. दे आर फॉन्ड ऑफ व्हाट? फॉन्ड ऑफ प्लेइंग. ओके, प्लेइंग इज gerund here. Smoking is also gerund here. And he likes reading stories is also gerund. Reading is also gerund. And she began walking slowly. This is also gerund. Okay, अब हम इनमें देख लेते हैं इसको. ये रीडिंग, ये कॉम्प्लीमेंट है लिंकिंग वर्ब का. यहाँ पर ये preposition का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट ही है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दीज 2-3 सेंटेंसेस ये एक नाउन के फोर्स से काम कर रहा है. इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ नाउन, राइट. ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज. यहाँ भी ये इस रीडिंग स्टोरीज में आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक ये रीडिंग जो है जेरंड है. और सिमिलरली ये स्टोरीज के लिए थोड़ा वर्ब की तरह भी फंक्शन करता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत फोर्स इसमें वर्ब का भी है, राइट. शी बिगेन वॉकिंग स्लोली. ओके, शी बिगेन वॉकिंग. what did she begin? She began walking. बट यू सी द वर्ड स्लोली इज एन एडवर्ब. ये एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब इस ये क्वालिफाई कर रहा है वॉकिंग को, राइट. तो जो वॉकिंग को क्वालिफाई ये कर रहा है, तो इट मीन्स ये एडवर्ब है. तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को. सो ये एक तरह का वर्ब है. ओके, मीन्स एट द सेम टाइम इसके पास थोड़ा वर्ब का फोर्स भी होता है. ओके, लाइक समवट लाइक इन्फिनिटिव. लेट्स सी द यूसेस. वेल, एक सेंटेंस में जो जेरंड है वो एक नाउन के फॉर्म में रूप में भी यूज़ किया जाता है. ओके, एज ए नाउन इट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस. और बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है. ये जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं ना सेंटेंस, किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट होता है, वी नो दैट इज़ आइदर नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, तो नाउन या प्रोनाउन ही होता है. तो जेरंड इज़ नॉट अ प्रोनाउन बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब. ये एक वर्ब से बनती है, तो ये फंक्शन करती है नाउन की तरह. ओके, इट्स अ वर्ब नाउन समटाइम्स. नाउन. तो फ्रॉम कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हैं, हम डिस्कस करते हैं. वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. वेल, वॉकिंग is a good exercise. You know, it is formed from the word walk, which is a verb.
और लेकिन ये किसकी तरफ काम कर रही है? इट इज़ फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रही है। ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ओके, वॉकिंग, and what is good which is a good exercise? It is walking. So walking is functioning as a subject, and it is also functioning as a noun. In the same in the next sentence, I enjoy flying kite. Okay, so the word flying is here. It is working as an object, और एक verb का object है, तो I enjoy flying. What? The answer comes flying. So flying is an object. An object is a noun or a pronoun. So this is functioning as a noun here, right? तो हमने देखा कि ये एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फॉर्म में काम करते हैं, नाउन के रूप में काम करता है. ओके, लेट्स द अदर वन, स्टॉप प्लेइंग. सो दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्टॉप. ये स्टॉप का ऑब्जेक्ट भी है, तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है, राइट? सो हमने क्या नोटिस किया कि समटाइम्स हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव हमने लास्ट टाइम जब पढ़े थे तो एक सेंटेंस हमने पढ़ा था, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, राइट? तो यहाँ पे भी ये एक इन्फिनेटिव की तरह भी काम करता है, यू नो, बट इसमें और इन्फिनेटिव में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे. कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं. स्टूडेंट्स आर पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई. वेल सी हेयर, ये प्रीपोजिशन के बाद यूज़ हुआ है. ओके, फॉर व्हाट? फॉर टेलिंग. ओके, अ लाई. तो इसका मतलब ही इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. So it is functioning as an object to the preposition here, right? The same thing is in the next sentence. I am tired of waiting. Of what? Of waiting. So ये भी एक preposition का object यहाँ पे काम कर रहा है. Okay, let's see here. ये complement है, ठीक है? ये linking verb आप देख रहे हैं sentence में, और ये believing complement की तरह काम कर रहा है, right? Okay. Gerund is used after following words. There are some verbs sorry, and some other words after them. Using gerund is compulsory. Okay, let's have the list. This is the list. You may note it down, or avoid, enjoy, mind, hate, worth, any, use, much, not good, no good, any good. So these are few words. The list is rather long. Let's have some examples. We must avoid drinking. So after avoid, we shall use drinking, not to drink. Okay, so this is the difference. There are some other words after them we only use infinitives. Likewise, इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दूसरे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव ही यूज़ करते हैं, नॉट द जेरंड. ओके, सो वो एग्री है, डिसाइड है, डिजर्व है, एक्सपेक्ट है, होप, लर्न, नीड, ऑफर. तो वैसे ही कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जिनके बाद हम हमेशा जेरंड यूज़ करते हैं. ओके, सो वी मस्ट अवॉइड टू ड्रिंक. इज हियर टू ड्रिंक इज a wrong expression, so right expression would be drinking. So यहाँ पर जो use होगा वो gerund use होगा. Okay, in the next sentence, it is no use crying now, right? If this is the right expression, if we use to cry, it will be wrong. Well, let's talk about the difference between gerunds and infinitive. Okay, as we know कि वो क्या होता है कि we use to before the base form of verb, and it becomes an infinitive, and adding ing after the base form of verb, it becomes gerund. So an infinitive is to do something, and a gerund is doing something. So what would be the difference? Okay, see these two sentences. Walking is a good exercise, and in place of saying walking, we can say to walk is good for health. So these are two similar sentences having the same meaning. Okay, like I like fishing, or I like to fish. Fishing here means catching fish. Okay, so both the sentences are correct. But how would we check whether we should use gerund and or infinitive? कहीं हम उन दोनों को एक दूसरे के बदले यूज़ नहीं कर रहे. तो पहले तो सॉरी
हमें वो प्रॉपर कुछ वर्ड्स की लिस्ट बनानी होगी जिनके पास जेरेंड यूज होता है या फिर इन्फिनेटिव यूज होता है. एंड जो सबसे बेटर तरीका है, इफ़ वी आर वेरी मच यूज्ड टू इंग्लिश, ओके, हम ज़्यादा पढ़ते हैं एंड वी हैव अ गुड एक्सपोजर टू इंग्लिश, सो वी अंडरस्टैंड नेचुरली, तो हमें समझ में आ जाता है कि वट whether we should use infinitive or gerund. Okay, now let's talk about the difference. Sometimes both of the forms of non-finite, gerund and infinitive, can be used. Okay, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम उनको कह रहे हैं. तो कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस इसमें ज़्यादा है. और जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हम जेरेंड ही यूज़ करते हैं, और आफ्टर सम वर्ड्स वी ओनली यूज़ इन्फिनेटिव्स. इसके अलावा थोड़ा कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस है इनमें. तो उनको देख लेते हैं. दिस इज सी दिस कपल ऑफ सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज स्टॉप स्मोकिंग and this is stop smoking. So this is a general statement. Okay, तो ये जनरल वर्सेस स्पेसिफिक का कॉन्सेप्ट है. जो जेरेंड्स होती हैं वो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. स्टॉप स्मोकिंग मीन्स आई एम आस्किंग टू टर्मिनेट दिस एक्शन ऑफ स्मोकिंग. ओके, it is for all time. Okay, but when I say stop to smoke, I mean stop the activity of smoking. Okay, you are smoking and I am asking you to stop. तो ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, राइट. तो जो जनरल स्टेटमेंट्स के लिए, जनरल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए हम जेरेंड यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिक कोई बात कहनी हो तो जेरेंड यूज़ करते हैं. लेट्स सी वन मोर स्टेटमेंट इज हियर. आई प्रेफर टू वॉक, राइट, एंड आई प्रेफर वॉकिंग. तो भाई मैं प्रेफर करता हूँ चलना, वॉक करना, राइट. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? दोनों फॉर्म सही हैं, दोनों सेंटेंसेस भी सही हैं, पर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग है. सपोज मुझे कोई लिफ्ट दे रहा है तो मैं उससे कहता हूँ आई प्रेफर वॉकिंग. ओके, इट मीन्स कि मैं हमेशा वॉकिंग को ही प्रेफर करता हूँ और मुझे वॉक करना पसंद है. ओके, मैं लिफ्ट को मना कर देता हूँ. बट व्हेन आई से आई प्रेफर टू वॉक, इट मीन्स दैट दिस टाइम I am not willing to have lift or have a ride with you. This time I will go walking. Okay, तो इस समय मैं वॉक करूँगा. तो ये जो स्पेसिफिक बात है वो प्रेजेंट उसी सिचुएशन की बात कर रहा है. जब मैं कहता हूँ आई प्रेफर वॉकिंग, इट मीन्स इट्स माई जनरल हैबिट, आई लाइक इट. ओके, वन मोर स्टेटमेंट इज हियर, couple of sentences. I start to speak. Okay, इट मीन्स दिस इज एनी स्पेसिफिक ओकेशन. वो कहता है कि मैं बोलना शुरू करता हूँ. बट व्हेन वी से आई स्टार्ट स्पीकिंग एट द एज ऑफ 1, इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट दैट वो उसने ऐसा किया एट द एज ऑफ 1. और यहाँ पर वो कहता है स्टार्ट टू स्पीक, वो स्पेसिफिक हो जाता है इसमें. ठीक है. ओके, आई थिंक यू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द जनरल वर्सेस स्पेसिफिक सिचुएशन. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड टू स्पीक, जब मैंने बोलना शुरू किया. ओके, दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक थिंग. ओके, वन मोर थिंग इज देयर. दिस इज एक्चुअल वर्सेस इमेजिन्ड सिचुएशंस. ओके, रियल और हाइपोथेटिकल के तब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल सिचुएशंस हैं वो है उनके लिए हम जेरेंड यूज़ करते हैं, और जो इमेजिन्ड है उनके लिए इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं. अगर कभी ऐसा कोई फिलअप करने को आए, या फिर इफ़ यू वांट टू यूज़ जेरेंड एंड इन्फिनेटिव इन अ प्रॉपर वे, सो दीज rules can help you. So look at the first statement. It is very difficult solving this puzzle. Okay, the next sentence says it is very difficult to solve this puzzle. Difficult solving this puzzle or difficult to solve this puzzle. So what is the difference between both? Very स्लाइट डिफरेंस. वो डिफरेंस क्या है कि ये एक्चुअल कंडीशन है. इट मीन्स दैट द पर्सन हु इज स्पीकिंग दिस सेंटेंस इज सॉल्विंग पजल हिमसेल्फ. वो खुद ही उस पजल को सॉल्व कर रहा है एंड ही फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. तो वो कहता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सॉल्विंग दिस पजल. एट द सेम टाइम वो कहता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस पजल. इट मीन्स ही वॉज वॉचिंग, ही वॉज नॉट अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द पजल, बट ही फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. तो वो इस कंडीशन में नहीं है, वो एक
थेसिस लगा रहा है, अपना इमेजिन कर रहा है कि इसको सॉल्व करना पजल है. ही वॉज नॉट इंडल्ज्ड इन सॉल्विंग द पजल. तो ये थोड़ा ट्रिकी डिफरेंस है. ओके, हियर इज वन मोर एग्जांपल. इट इज़ नॉट ईजी बीइंग ग्रीन. It is not easy to green. So it is not being green. It is not easy being green is a song is in a cartoon movie where a green colored frog sings this song. तो वो green color का frog है, तो वो बोलता है कि it is not easy being green. So the frog is green, that is why it sings its song. Okay, this is actual situation. Okay, ये imagine नहीं है, real situation है. वो green color का है, तो इसलिए उसको गाता है. But if we write it, it is not easy to green. मीन्स वो ग्रीन नहीं है और वो हाइपोथेसिस लगा रहा है, अपनी इमेजिन कर रहा है कि ग्रीन होना बहुत डिफिकल्ट है. इफ़ आई वर ग्रीन. तो ये थोड़ा डिफरेंस है. यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, वेदर इट इज़ एक्चुअल और रियल कॉन्टेक्स्ट और इट इज़ इमेजिन्ड और जस्ट अ हाइपोथेटिकल और फैंसी टाइप. तो वहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. ओके, so this is the end of the lesson, and today we learn that gerund क्या होती हैं. Gerund is that form of verb which ends in ing. It has the force of a noun and a verb. Okay, this is the one thing we studied कि gerund verb होती हैं, verb का form होती हैं जो ing में end होती हैं, यानी कि like reading, walking, smoking, swimming, and वो noun की तरह यूज़ होती हैं और उनमें verb का भी force होता है. right? We also talked about uses. Okay, we learned that gerund is used as a noun in a sentence, whether it is object or subject or the complement. Well, this is time to say a goodbye. In next video, we shall talk about participle, specifically about present participle, its uses and the differences between present participle and gerund and the progressive form of verb. So till then, goodbye. Thank you. Have a nice day.